जिंदगी में कभी मायूस मत होना दोस्तों, ये अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। तो मैं सुमित एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज मैं आपके सामने अभी लेटेस्ट ही 15 जून को यूजीसी नेट का पेपर हुआ था, जिसके आंसर की अभी यूजीसी नेट द्वारा जारी की गई है। तो इस पेपर को आज हम देखेंगे और कैसा पेपर था, मॉडरेट लेवल का था, डिफिकल्ट लेवल का था या आसान लेवल का था, ये भी इस पेपर के माध्यम से हम देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले ही क्वेश्चन था इसके अंदर, अरविंद पंखड़िया के अनुसार 1980 के दशक में निम्नलिखित अर्थव्यवस्थाओं में से किन दो कारणों से भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर में वृद्धि हुई। तो 1980 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था में किन दो कारणों के कारण अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई थी, इस क्वेश्चन के माध्यम से पूछा गया था। तो जो पहला कारण था वो निजी कंपनियों के निर्यात में प्रोत्साहन के कारण और अपेक्षाकृत अधिक रियलिस्टिक विनिमय नीति के कारण। तो एक बार देख लेते हैं हम इसको। एक्सपर्ट इंसेंटिव्स फ्रॉम प्राइवेट कंपनी, ए मोर रियलिस्टिक एक्सचेंज रेट पॉलिसी। तो जो इसका सही आंसर था, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था, बीओडी, कि निजी कंपनियों के लिए निर्यात में प्रोत्साहन दिया गया था और एक रियलिस्टिक यथार्थपरक विनिमय नीति को बनाया गया था, जिस कारण से 1980 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर बदलाव या वृद्धि हुई थी। सेकंड क्वेश्चन जो कि इस प्रकार था, निम्नलिखित में से कौन सी विधियां नियम जन से संबंधित शासकीय सूचनाओं को प्रकट करने के लिए प्रतिबंध करती है। जो कौन सी नियम या कानून है जो सूचनाएं होती हैं विभिन्न, उसको रोकती है या प्रतिबंध करने का कार्य करती है। तो इस कौन से एक्ट है या कौन से नियम है। तो जो इसके अंदर नियम है, ये पहला नियम है शासकीय अधिकारिकता गोपनीयता अधिनियम 1923, ये सही बात है। जांच आयोग अधिनियम, ये भी सही है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, ये भी सही है। लेकिन जो पंचम वेतन आयोग है ये नहीं है इसके अंदर, बाकी ये तीनों थे। तो जो इसका सही ऑप्शन था ए बी सी, यानी सेकंड ऑप्शन इसका सही था। थर्ड क्वेश्चन जो कि इस प्रकार था, ग्रामशी का अभिमत है। तो ग्रामशी ने क्या अपना व्यू दिया है। तो इन्होंने इसका ए बी सी तीनों चारों को सही माना है यूजीसी नेट ने। प्रगति एक विचारधारा है और बिकमिंग एक दार्शनिक अवधारणा। तो ये बात सही है। बिकमिंग एक दार्शनिक अवधारणा है जिसमें प्रगति का विचार अनुपस्थित है। प्रगति एक विशिष्ट मन स्थिति पर निर्भर करता है। प्रगति को बिकमिन का उद्भव एक ही समय में हुआ है। तो ये बात ये ग्रामशी का भी मत था। और ग्रामशी के बारे में आप जान के रखें, उन्होंने हेजेमनी का कॉन्सेप्ट दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है हेजेमनी का उनका कॉन्सेप्ट, आप याद रखें, हर एग्जाम में पूछ लेता है। और जो उनकी पुस्तक है ऑन प्रिजन नोटबुक, ये भी आप याद रखें, ऑन प्रिजन नोटबुक जो उनकी पुस्तक है, तो ये हेजेमनी से था। ग्रामशी का जो आइडिया था, ग्रामशी ने जो हेजेमनी का कॉन्सेप्ट दिया, ऑन प्रिजन नोटबुक उनकी पुस्तक का नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा देश नेम यानी गुट निरपेक्ष का संघ का सदस्य नहीं है। और गुट निरपेक्ष आंदोलन नेम आप जानते ही हैं, नेम की स्थापना 1961 के अंदर हुई है। और इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो बेलग्रेड के अंदर हुआ था, ये भी आप याद रखें, बेलग्रेड के अंदर इसका पहला सम्मेलन हुआ था। और जिसका सदस्य नहीं है तो दक्षिणी सूडान इसका सदस्य नहीं है। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है, ये भी आप याद रखें। श्री अरविंद के अनुसार आध्यात्मिक क्रांति का कार्य आधारित है। तो जो आध्यात्मिक क्रांति है वो सच्ची चेतना यानी ट्रूथ कंसाइसनेस, सच्ची चेतना के ऊपर ये आधारित है। तो इसका जो पहला ऑप्शन था वो सही था। एमपी फॉरेड के अनुसार संगठन के सिद्धांतों में कौन सा समन्वय प्राप्ति का माध्यम नहीं है। तो जो समन्वय प्राप्ति का माध्यम नहीं है, इनडायरेक्ट यानी इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष नियंत्रण द्वारा समन्वय, अप्रत्यक्ष नियंत्रण द्वारा समन्वय, ये संगठन का कार्य नहीं है, संगठन का कार्य नहीं है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही था। सातवां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित में से शांति स्थापना अभियान को इसमें क्रोनोलॉजिकल वाइज सेट करना था। जो इसका क्रोनोलॉजिकल सही था मैं आपको बता देता हूं। तो इसका डी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सही था, यानी डी सी। पहले पे ये था युगोस्लाविया वाला, फिर युगांडा वाला। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन था, तो इसे आप हंसते हुए आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को बहुत मुश्किल होता है याद करना और काफ़ी डिफिकल्ट था ये क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो कि आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन विचारकों का मत है कि स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है क्योंकि संपत्ति संपन्न वर्ग के पास अन्य व्यक्तियों पर प्रभुत्व शक्ति होती है। तो ये किस विचारक ने ये बात करी है। तो इसके अंदर ग्रुप ऑफ थिंकर्स थे, इसके अंदर बताना था कौन सा था। तो जो सी लॉ के इन्होंने ये बात नहीं करी है। बाकी जो रूसो है, मार्क्स है और एंजल्स हैं, इन्होंने बात करी स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है क्योंकि संपत्ति संपन्न वर्ग के पास अन्य व्यक्तियों पर प्रभुत्व की शक्ति होती है। तो जो इसका सही था ए बी डी, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। नौवां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार था, यूरोप के राष्ट्रवाद के एरिक हॉब्सबॉम के सिद्धांत की मूल विशेषताएं
निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये भी थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन था, तो इसके अंदर भी हमें बताना था कि जो हॉब्सन, एरिक हॉब्सन ने जो राष्ट्रवाद के ऊपर अपने विचार दिए हैं, तो उन्होंने जो सही बताया था उसके अंदर इन्होंने आप उन्हों उसने राष्ट्रवाद को परिभाषित किया है उदारता परंपराओं का पुनर्सृजन, और उसने पृथकवादी राष्ट्रवाद का समर्थन करने वाले समूहों के रूप में निम्न बुर्जुआ वर्ग को चिन्हित किया है। तो ये इसका जो बी और सी सही था, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। क्वेश्चन 10वां था, ये मैचिंग से रिलेटेड था, तो इसको मैचिंग करना था कौन किससे रिलेटेड थिंक, किसने कौन सी अवधारणा दी है। तो आइए इसको देख लेते हैं, तो इसको मैच कर लेते हैं। रॉबर्ट कॉक्स जो है, रॉबर्ट कॉक्स का सामाजिक ताकतों और राज्यों का स्वरूप और विश्व व्यवस्था के मध्य अंतरक्रिया, ये इन्होंने कहा था। और रॉबर्ट कोहेन ने सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थानों को सत्ता का प्रभाव कहा है। अलेक्जेंडर वेड्स हैं, अलेक्जेंडर वेड ने कहा है सामाजिक संरचनाओं के रचनावादी विचार के रूप में। रॉब वाकर हैं, रॉब वाकर ने कही थी मुख्य बल और सामाजिक संरचनाओं में दोहराव पुनरावृत्ति। तो ये इस प्रकार से इसका मिलता है, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। इंग्लिश में भी देख लेते हैं इसको एक बार, तो जिसका फर्स्ट ऑप्शन था वो सही था। 11वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार था, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शांति का संतुलन प्रतिस्थापित करने के लिए प्रस्तावित आदर्शवादी विचार का मत है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शांति को संतुलन यानी शांति को बनाए रखने के जो प्रस्तावित मॉडल है वो निशस्त्रीकरण का मॉडल है। तो इसका जो सही ऑप्शन था, सही आंसर था निशस्त्रीकरण, यानी डिसआर्मेंट था बैलेंस ऑफ पावर का। 12वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, पुस्तक फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम के लेखक कौन है? एक मिनट, ये मिक्स हो गया शायद, नहीं यही है। तो इसका हिंदी में इस तरफ है, इंग्लिश में इस तरफ आ गया। तो पुस्तक फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ऐसा क्वेश्चन को। तो इसका जो सही आंसर है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने ये पुस्तक लिखी है, फ्रीडम फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम। फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम जो लेखक है वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हैं। पंडिता रमाबाई के बारे में लिखे इन्होंने, हाई कास्ट हिंदू वुमेन लिखा है। M.N. रॉय ने बहुत कार्य किया है, और कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना में इनके बहुत बड़ा योगदान है। राम मनोहर आप जानते ही हैं, इनका खंबा का सिद्धांत याद रखें आप। तो जो इसका सही आंसर था फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम, तो ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी इसके साथ जुड़े हुए थे। निम्नलिखित में से किसने पब्लिक पॉलिसी निम्नलिखित में से किसने पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री एग्जामिन एंड डिजाइनिंग फॉर पॉलिसी साइंसेज नामक पुस्तक लिखी? तो ये एलेजर ड्रॉर ने येजेगल ड्रॉर ने ये पुस्तक लिखी थी। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। बहुत बार एग्जाम के अंदर आया, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन था ये। तो अलेक्जेंडर ड्रॉर, ये बहुत अच्छी इनकी पुस्तक है, तो ये इसका सही आंसर था। और ये मैचिंग से रिलेटेड था कि सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलाना था, कौन सा राज्य कब बना है और क्या इसकी स्थापना ये रही है। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो पंजाब जो बना था, ये पंजाब हरियाणा से अलग होकर 1966 के अंदर, और गुजरात 1960 के अंदर महाराष्ट्र से अलग होकर, लद्दाख बना है 2019 के अंदर, माफ़ कीजिएगा, अभी बनाया, यूनियन टेरिटरी बनाई, राज्य तो नहीं बनाया लेकिन यूनियन टेरिटरी बनाया, और तेलंगाना 2014 के अंदर बना था। तो इस प्रकार से इसका मैचिंग था, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। 15वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, निम्नांकित में से किसका कथन है कि मार्क्स द्वारा 1845 में स्वयं को लिखे गए लघु 11 परिच्छेदों या शोध प्रबंध में प्रैक्सिस का विचार सर्वाधिक स्पष्ट पल्लवित होता है? तो ये किसने कहा है? तो ये B.R. नेल्सन, थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन था ये। तो B.R. नेल्सन जी ने प्रैक्सिस का जो आइडिया इनका, उसके बारे में ये कहा था। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही था। निम्नलिखित में से किसी विद्वान ने J.S. मिल की आलोचना में यह चिन्हित किया कि हम किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत आचरण को विभिन्न उपखंडों में नहीं पृथक कर सकते? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था बार्कर ने बात कही थी कि वी कैन नॉट सेपरेट टू डिफरेंट कंपार्टमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल कंडक्ट। तो ये बात कही थी बार्कर ने। तो इसका जो सही ऑप्शन था वो बार्कर, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही था। 17वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार था, निम्नलिखित में से कौन सा समझौता देश विशिष्ट उत्सर्जन लक्ष्यों संबंधी रूपरेखा नहीं निर्धारित करता है किंतु जलवायु परिवर्तन उपशमन पर बल देता है? तो which of the following agreement does not outline country specific emission target but emphasis on the climate exchange mitigation? तो जो इसका सही आंसर था
तो ये जो इसका जो सम्मेलन है जलवायु परिवर्तन उपशमन पर जो बल देता है वो पेरिस एग्रीमेंट है, तो पेरिस समझौता इसका सही आंसर था। 18वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, ये मैचिंग से रिलेटेड था, तो आइए इसको देख लेते हैं। तो इसको हिंदी में देख लेते हैं। नव लोक प्रशासन का विवेकपूर्ण विकल्प सिद्धांत, तो नव लोक प्रशासन का नव लोक प्रशासन का जो विवेकपूर्ण सिद्धांत है वो बात करता है इसमें नीति विश्लेषण के अनुसंधान को प्रोत्साहित दिया गया है। नवलोक प्रबंध जो बात करता है इसमें प्रतिमानों और सेवार्थी की निष्ठा पर बल देता है, तो इसका फोर्थ सही था। सी का नवलोक प्रबंध, इसमें निजी क्षेत्र में पद्धति का अनुसरण किया गया है, तो इसका ये था। लोक प्रशासन का स्वर्ण काल है, इसमें लोक प्रशासन के सिद्धांत बने थे। तो अगर आप एक भी जानते थे तो इससे आता, तो ये मेरे को ये याद आ गया एकदम से ही। लोक प्रशासन का स्वर्ण युग वो है जिसमें लोक प्रशासन के सिद्धांत बनाए गए थे, तो इसका जो सेकंड ऑप्शन था वो सही था। तो इंग्लिश में भी इसका सेकंड ऑप्शन सही था। 19वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, ये असर्शन और रीजनिंग से संबंधित था। एक समपर्शरीय, यानी इंग्लिश में देख लेते हैं इसको, प्रिज्मेटिक समपर्शरीय मतलब प्रिज्मेटिक, एक जो प्रिज्मेटिक आप जानते हैं रिग्स ने अवधारणा दी थी प्रिज्मेटिक सोसाइटी की, तो ये विकासशील देशों के अध्ययन से संबंधित थी। प्रिज्मेटिक सोसाइटी की बात उन्होंने रिग्स ने करी थी। एक समपर्शनीय समाज में असमान संरचना साथ साथ अस्तित्व में होती है जो बिल्कुल एक दूसरे के विरोधी होती है। सही बात है, क्योंकि इसके अंदर कई सारी जो संस्थाएं होती हैं वो अलग अलग कार्य ना करके एक दूसरे के विरोध में ही कार्य करती हैं। संपर्शित समाज में सामाजिक परिवर्तन असंगत, अपूर्ण और अनुत्तरदायी होता है, तो इसका ए और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट भारत सरकार के नागरिक चार्टर से संबंधित एक विस्तृत वेबसाइट है? तो जो गो इंडिया चार्टर है, गो इंडिया चार्टर जो इसका है थर्ड ऑप्शन, गवर्नमेंट GOI चार्टर NIC, तो ये संबंधित है। भारत सरकार के नागरिक चार्टर से संबंधित जो वेबसाइट है वो GOI यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चार्टर्स NIC है। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन भी पूछने लग गए हैं अब, तो आप देख सकते हैं। 21वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार था, फ्रेडरिक टेलर के प्रक्रियात्मक फोरमैनशिप के अनुसार शॉप फ्लोर के सेवार्थ निम्नलिखित में से कौन से अवयव सम्मिलित है जिसकी व्याख्या उन्होंने प्रबंध सिद्धांत में की है? तो जो इसका सही ऑप्शन था, जो UGC नेट ने सही माना है इसको, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही माना है, यानी ABE थर्ड ऑप्शन इसका सही था। स्पीड बॉस और रिपेयर बॉस और निरीक्षण फॉरमैन, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही था। मानवतावादी हस्तक्षेप के औचित्य निम्नलिखित में से किसमें निहित है? तो जो मानवतावादी औचित्य किसमें निहित है, इस क्वेश्चन के माध्यम से बताना था। तो जो इसका सही आंसर था वो था वैश्विक परस्पर निर्भरता और क्षेत्रीय स्थिरता। तो मानवतावादी हस्तक्षेप के औचित्य निम्नलिखित में से किसमें निहित है? तो ये वैश्विक परस्पर निर्भरता में और क्षेत्रीय स्थिरता में, तो A और D इसका सही था। सामूहिक कार्रवाई का तर्क जिसमें तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण में हित समूहों के अभियोजन लामबंदी की व्याख्या निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा प्रदान की गई? तो मैंने ये चीज़ देखा है कि इस बार थोड़ा हिंदी के अंदर थोड़ी लैंग्वेज भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन के माध्यम से पूछी गई थी, जिससे काफ़ी दिक्कत हुई। तो ये मार्कस ऑल्सन जिसका सही था, सेकेंड ऑप्शन इसका सही था। राजीव गांधी की 6 देश 5 महाद्वीप शांति पहल पर सहयोग का उद्देश्य वाला अभियान था, तो ये किससे संबंधित था? तो ये नाभिकीय परमाणु परीक्षण को समाप्त करने हेतु जो उनका था, तो इससे संबंधित था। राजीव गांधी की 6 देश 5 महाद्वीपीय शांति पहल पर सहयोग का उद्देश्य वाला अभियान था टू एंड न्यूक्लियर टेस्टिंग, न्यूक्लियर जो परमाणु बम के हथियार थे इनको खत्म करना, इनसे संबंधित था। 25वां क्वेश्चन जो किस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सी आयोग समिति ने पहली बार लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना की संतुति प्रस्तुत किया था? तो ये करने का जो कार्य था प्रथम प्रशासनिक आयोग ने सबसे पहले इसकी बात करी थी, तो इसका सही आंसर था प्रथम प्रशासनिक आयोग। और सबसे पहला स्टेट जो कि जहाँ पे लोकायुक्त स्थापित हुआ था, ये भी आप याद रखें, महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहले लोकायुक्त की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक विचारक इस कथन से
समीकृत किया जाता है कि उसने तपस्वी साम्यवाद को प्रस्तुत किया जिसका उद्देश्य इच्छा आकांक्षा के उद्देश्य को दूर जाना है। तो एक बार मैं दोबारा पढ़ देता हूं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा एक विचारक इस कथन के साथ समीकृत यानी जोड़ा किया जाता है कि उसने तपस्वी साम्यवाद को प्रस्तुत माफी चाहता हूँ, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया ये। तो ये साम्यवाद को प्रस्तुत किया जिसका उद्देश्य इच्छा आकांक्षा के उद्देश्य को दूर करना है। तो ये तपस या साम्यवाद को इन्होंने प्रस्तुत किया था। ये प्रस्तुत करने का जो आकांक्षा हमारी इच्छा को इच्छा आकांक्षा के उद्देश्य को दूर करना था, तो ये बात करी थी साम्यवाद की प्लेटो ने, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि संपत्ति का साम्यवाद किया जाएगा और पत्नी का, जिससे उनकी आकांक्षाएं और इच्छाएं दूर हो जाएगी। तो इसका सही आंसर था प्लेटो। 27वां क्वेश्चन जो किस प्रकार था, तुलनात्मक राजनीति में सामाजिक आंदोलन के प्रक्रिया मॉडल के प्रस्तावक निम्नलिखित में से कौन है? तो प्रक्रिया मॉडल के जो प्रस्तावक है डॉग मैक एडमसन, यानी थर्ड ऑप्शन इसका सही है। मैंने पहली बार ये नाम सुना है, तो थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का लग रहा है मुझे क्वेश्चन ये। लोक प्रशासन के उद्विकास के किस काल को गणेशात्मक यानी एक्सप्लोरेटरी पीरियड कहा जाता है? जिसमें एक्सप्लोर किया गया हो चीज़ों को, वो लोक प्रशासन के किस काल को कहा जाता है? तो जो इसका जो यूजीसी नेट ने सही आंसर दिया है, एक बार देख लेता हूं मैं। तो एक्सप्लोरेटरी पीरियड जो लोक प्रशासन के अंदर माना गया है वो 1888 से 1910 के बीच का माना गया है। इसको पहला ऑप्शन यूजीसी नेट ने सही माना है। 29वां क्वेश्चन जो कि मैचिंग से रिलेटेड था, तो आइए इसको देख लेते हैं। तो हिंदी में देख लेते हैं इसको। तो किस प्रकार से इसका मैचिंग करना था, तो मैं आपको थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का था, तो मैं आपको इसका एग्जैक्ट जो मैचिंग था वो बताता हूँ आपको। थर्ड ऑप्शन इसका सही था, तो आप इसको मिला सकते हैं कौन सा थिंकर किससे रिलेटेड था। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। 30वां क्वेश्चन जो किस प्रकार था, इसमें हमें अरेंज करना था कि कौन सा पब्लिकेशन ईयर के हिसाब से, तो सबसे पहले कौन सी पुस्तक आई है, उसके बाद कौन सी पुस्तक आई है, इस प्रकार से हमें अरेंज करना था। तो जो उसका फोर्थ ऑप्शन सही था, यानी सबसे पहले जो आई थी दी कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, सबसे पहले ये आई थी। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी आई थी दूसरे नंबर पे। उसके बाद फॉर एसेज ऑन लिबर्टी तीसरे नंबर पे ये आई, और सबसे लास्ट में आई थी लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम, तो फोर्थ नंबर पे ये आई थी। तो इस प्रकार से इसका मैचिंग था। ये भी मैचिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन था, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। ऑन वायलेंस किसकी पुस्तक है? आप जानते ही हैं। ऑन वायलेंस अन्ना आरेंट ने लिखी है। रीजन एंड रेवोल्यूशन हार्बर्ट मार्क्यूस की पुस्तक है। वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, तो ये क्रिक रसेल ने लिखी है। और द कंजर्वेटिव माइंड फ्रॉम ब्रुक टू इलोट, तो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिखी है। तो इस प्रकार से इसका मेल था। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही था। 32वां क्वेश्चन जो किस प्रकार था, निम्नलिखित में से किस तिथि को कैबिनेट सचिवालय संकल्प प्रस्ताव के माध्यम से नीति आयोग, तो नीति आयोग की स्थापना जानते हैं 1 जनवरी 2015 को की गई थी। तो ये इससे नीति आयोग से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको भी आप याद देख के जाएं कि कितनी प्रकार की रिपोर्ट देता है, इसकी रिपोर्ट कौन है, इसका सीईओ कौन होता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, ये सब चीज़ें आप देख के जाएं। एग्जाम में बहुत आ रहा है आजकल नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा नगर पालिकाओं में निर्वाचित अध्यक्ष का पुनः स्थापन निम्नांकित में से किसमें अभिग्रहित किया जाता है? तो आप देख सकते हैं भाषा भी इस बार बहुत कठिन थी, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन था। तो मैं एक बार देख लेते हो। विच ऑफ दिस पोस्टुलेटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन द म्यूनसिपैलिटी, तो इलेक्टेड निर्वाचित अध्यक्ष की बात जो म्यूनसिपैलिटी में की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो ये बात की गई थी लॉर्ड रिपन रेजोल्यूशन 1882 के तहत ये बात नहीं, माफ़ कीजिएगा, लॉर्ड मायो का जो रिजला आया था 1870 के तहत, उसमें ये बात की गई थी। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही था। जुआन लिज और अल्फ्रेड स्टीफन द्वारा दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो इन्होंने बताया था इनमें से कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना था। तो ये भी क्वेश्चन मैंने पहली बार ही देखा। नागरिक समाज और राजनीतिक समाज दोनों एक दूसरे से पृथक है, तो ये बात सही है। और विधि का शासन लोकतंत्र के लिए सामान्य का शर्त है, तो ये बात भी सही है। और आधुनिक लोकतंत्र में आदेश विनिमय और दोहन की प्रभावी क्षमता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम हंस के आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चन था ये। तो जो इसका सही आंसर था
तो A C E इसका सही आंसर था। पीटर टकर के अनुसार प्रबंधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका A और D सही नहीं था। प्रबंधन व्यक्तिनिष्ठ होता है और प्रबंधन में संगठनात्मक प्रबंध में यांत्रिक प्रारूप निदर्श को स्वीकृति दी गई। तो ये दोनों सही नहीं था। बाकी जो प्रबंधन को विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है, तो ये बात सही है। प्रबंधन का अभिकल्प साधारण नागरिकों के लिए होता है, तो ये बात भी सही है। लेकिन जो सही नहीं था पहला और डी इसके अंदर सही नहीं था। तो इसका जो पहला और डी जो फोर्थ ऑप्शन था वो सही था। और ये मैचिंग नहीं था। ये स्टेट इन कैपिटलिज्म सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी के लेखक कौन है? तो ये बताना था। तो इसका जो सही था राल्फ मिलीबैंड ने पुस्तक लिखी है स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। 37वां क्वेश्चन जो किस प्रकार था, ये स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था कि कौन से स्टेटमेंट सही है। तो आइए इसको देख लेते हैं। फ्रांस में समाजवादी आंदोलन श्रेणीवाद के रूप में उत्पन्न हुआ, तो ये बात सही है। श्रेणीवाद में वर्ग संघर्ष के विचार को स्वीकृत नहीं दी गई, तो ये बात गलत है। ए सही था इसका और सेकंड गलत था, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। 38वां क्वेश्चन जो किस प्रकार था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की रचनाओं को हमें व्यवस्थित यानी कालानुक्रम से सजाना था कि सबसे पहले कौन सी पुस्तक आई है और उसके बाद कौन सी पुस्तक आई है। तो आइए देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले जो इनकी पुस्तक आई थी वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आई है, उसके बाद वेयर आर द शूद्राज आई है, फिर उसके बाद दी अनटचेबल आई है, सबसे लास्ट में फ्यूचर ऑफ पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, सबसे लास्ट में ये पुस्तक आई है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था A B D C। तो इस प्रकार से इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। 39वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार था, तो इसको हमें मैचिंग करना था कि कौन सा थिंकर किससे रिलेटेड है। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो इथिक्स ऑफ केयर की बात करिए, जूलिया क्रिस्टोव ने बात करी है इसकी इथिक्स ऑफ केयर की। ए का थर्ड था और इसका जो सही था इसका थर्ड ऑप्शन सही था। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन आईडी 566 है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। ए का सेकंड था इथिक्स ऑफ केयर की बात करिए, कैरोन गिलीगन ने कैलिगन ग्रीन ने इथिक्स ऑफ केयर की। सेक्सुअल पॉलिटिक्स की बात करिए, कैट मिलेट ने सेक्सुअल पॉलिटिक्स की बात की। पावर ऑफ हॉरर की बात करिए जूलिया क्रिस्टीव ने। और इक्रियूचर फेमिनिज्म की बात करी, फेमिनाइन की बात करी है हेलेन सीचू ने इनकी बात करी है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। निम्नलिखित में से 518 क्वेश्चन आईडी है, तो मैं इसको देख लेता हूँ। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संकल्प को ध्यान में रखकर महिलाओं की परिस्थिति संबंधित आयोग की स्थापना की गई थी? तो ये जो स्थापना की गई थी, ये जो ECOSOC, तो द कमीशन ऑन द स्टेट ऑफ वुमेन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय रेजोल्यूशन ऑफ द, तो ये जो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था ECOSCO। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसके बारे में मुझे बताएं, मेरे को भी नहीं पता इसके बारे में ज़्यादा कुछ, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसके बारे में बताएं आपको कुछ पता है तो इसके बारे में। और ये मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो आइए इसको देख लेते हैं। तो ये SDG गोल थे, यानी SDG गोल जो कि 2015 से लेके 2030 तक इसको करना है। इसके अंदर कितने गोल, कौन से गोल किससे रिलेटेड थे, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो पहले का था, एक थी जो 5वें नंबर पे है वो लिंग और जेंडर समानता की बात की गई है। और 7वें नंबर पे अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी की बात की गई है, इसकी बात की गई है। और जो 10वें नंबर पे असमानताओं को कम करना, और 15वें नंबर पे गए लैंगिक असमानता की। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। भारत के उच्चतम न्यायालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके अंदर से हम जानते हैं कौन सा कथन भारत के उच्चतम न्यायालय के बारे में यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में सही है। तो भारत का जो उच्चतम न्यायालय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के तहत 1996 के अधीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मध्यस्थता भी उच्चतम न्यायालय के आरंभ में हो सकता है। तो ये बात सही है, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य की बात करता है हमारा उच्चतम न्यायालय, तो इसका पहला सही है।
अनुच्छेद 143 के अधीन उच्चतम न्यायालय के पास विशेष सलाहकारी अधिकार करता है, तो ये बात भी सही है। संविधान के अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकार जिसके अंदर रिट की बात की गई है विभिन्न, तो ये भी इसके पास है। तो इसका ABC यानी सारे ऑप्शन इसके सही थे, तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही था। निम्नलिखित में से किस चिंतक ने मानसिक क्रांति आप जानते हैं टेलर ने अवधारणा दी है मानसिक क्रांति की, तो FW टेलर ने इसकी अवधारणा दी है। निम्नलिखित में किन्होंने विमर्शी लोकतंत्र की परिभाषा को बहुलवादी संघ के रूप में दी है, तो जो इसके जो देने का कार्य किया है ये जे कोहेन ने विमर्शी लोकतंत्र की बहुलवादी संघ के रूप में यानी प्लुरलिस्टिक एसोसिएशन की बात करी इन्होंने, तो जे कोहेन ने, थर्ड ऑप्शन इसका सही था। निम्नलिखित, तो 45वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किनका तर्क था कि गैर सरकारी संगठनों के सामाजिक आंदोलन के साथ संयोजित होने की दशा में कभी कभार गैर सरकारी संगठनों ने अपने राजनीतिक एजेंडों में परिवर्तन किया, तो ये था नीरा चंदोके ने बात करी है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। 46वां क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन ID 555 है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता के मानक निम्नलिखित में से कौन है? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो सदस्य के जो मानक है मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। तो जिसके जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य के मानक हैं वो हैं देश के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करना, और वह देश जो राज्यों के सह अस्तित्व पर केंद्रित स्वतंत्र नीति को अपनाएगा। तो ये दो मुख्य लक्षण थे, इसके अंदर किसी की संगठन के अंदर शामिल नहीं होना। ये बात ये अगर किसी संगठन के अंदर शामिल होता था वो गुट निरपेक्ष सदस्य नहीं बन सकता। जैसे नाटो हो गया, सेटो हो गया, सेंटो उस टाइम जो शामिल हो सकते तो वो इसके सदस्य नहीं बन सकते थे। यदि विदेशी सत्ता के सैन्य आधार स्थापित करने की स्वीकृति देता है तो वह महासत्ता संघर्षों के संदर्भ में छूट होनी चाहिए, तो ये बात भी नहीं थी। तो इसका A और C सही था, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही था। और ये मैचिंग से रिलेटेड था, तो आइए इसको देख लेते हैं कि कौन से थिंकर ने कौन सी अवधारणा दी है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, तो देख लेते हैं इसको। रविंद्रनाथ टैगोर का जो आइडिया है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका थर्ड ऑप्शन था रविंद्रनाथ जो टैगोर जी हैं उन्होंने सच्ची स्वतंत्रता की बात करी थी, और JP नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति की बात करी थी, राम मनोहर लोहिया जी ने चौखंबा मॉडल दिया था उन्होंने, और हिंदू राष्ट्र की बात सावरकर जी ने करी थी। इस प्रकार से इसका मेल था, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही था। 48वां क्वेश्चन जो किस प्रकार है, क्वेश्चन ID 558 है, तो इसको देख लेते हैं। संसदीय कार्रवाई के संबंध में कौन सा निम्नलिखित कथन सही है? जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर कार्रवाई जो संसद चलता है इसके अंदर कौन सा सही है, इसके माध्यम से बताना था। तो आइए देख लेते हैं, जो क्वेश्चन ID में एक बार देख लेता हूँ 558, जो इसका जो औपचारिक आंसर दिया गया है वो ACD यानी सेकंड ऑप्शन को सही माना गया है। तो देख लेते हैं इसको कौन कौन सा है। तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए जाते हैं और पूरक प्रश्नों में भी इसका अनुसरण किया जाता है, तो ये बात सही है। अल्प सूचना प्रश्न 2 दिन पूर्व सूचना देकर पूछे जाते हैं, तो ये बात नहीं है। बाकी जो ये स्थगन प्रस्ताव में 50 सदस्यों की चाहिए होते हैं। शून्यकाल की शुरुआत प्रश्नकाल के तुरंत बाद हो जाती है और दिन भर के लिए कार्यसूची तक चलता रहता है, तो ये बात भी सही है। तो ACD इसका सही ऑप्शन था, सेकंड ऑप्शन इसका गलत था। तो जो इसका औपचारिक आंसर था वो सेकंड ऑप्शन इसका सही था। 49वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, देख लेते हैं। क्वेश्चन ID 532 है, तो मैं देख लेता हूं इसको। निम्नलिखित में से किस विद्वान का कथन है कि समानुक्रम में यद्यपि जब नेहरू जीवित थे कांग्रेस पार्टी आंदोलन न होकर एक दल और सरकार का स्वरूप ग्रहण कर ली? तो ये बात करी थी रजनी कोठारी जी ने इसकी बात करी थी कि जो कांग्रेस पार्टी थी नेहरू के जीवित काल के अंदर ही एक आंदोलन ना होकर एक राजनीतिक दल का स्वरूप इसने ग्रहण कर लिया था। और रजनी कोठारी जी के बारे में आप याद रखें, उन्होंने कांग्रेस सिस्टम भी दिया है। कांग्रेस सिस्टम अगर आता है तो आप इनको याद रखें, कांग्रेस सिस्टम दिया है रजनी कोठारी जी ने, और कास्ट के ऊपर इन्होंने बहुत कार्य किया है, तो ये चीज़ भी आप याद रखें। वर्ष 2001 में रणनीतिक सहयोग में अमेरिका समर्थन में भारत के पहलों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? तो जिसमें सम्मिलित था वो इसका थर्ड सही था ऑप्शन। सितंबर 2005